हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? यदि आपने कल का वीडियो हमारा नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करें और उसे संपूर्ण सिलेबस के बारे में सीटेट का बताया गया है। आज हम संपूर्ण सीटेट के हिंदी पेडागोजी के बारे में, फुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हिंदी पेडागोजी विद फुल कॉन्सेप्ट 2020। लेसन पहले में बताया गया था आपको अधिगम एवं अर्जन। अधिगम क्या है और अर्जन क्या है? अधिगम का मीन्स होता है सीखना। सीखना बच्चा सीखता है स्कूल में जाकर। स्कूल में यदि बच्चा कोई भी भाषा या लिखना पढ़ना कुछ भी सीखता है वो बच्चा स्कूल में ही सीखता है। तो हम कह सकते हैं अधिगम में स्कूल की आवश्यकता होती है। और नंबर 2, जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वहां टीचर की भी आवश्यकता होगी। तीसरा पॉइंट है इसमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी। चौथा है ये प्रयास पूर्ण होता है। नेक्स्ट है इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इसमें मानक भाषा होती है। इतने कॉन्सेप्ट में अगर ऑप्शन में आता है तो वो हमारा अधिगम से रिलेटेड ऑप्शन होगा। और अर्जन क्या होता है? अर्जन जो है वो आपका ग्रहण करना होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो भाषा को ग्रहण करना अपने समाज से सीखता है। तो पहला पॉइंट है इसमें समाज। दूसरा पॉइंट है वह बच्चा अपने घर से सीखता है, तो हो जाएगा ग्रहण। नेक्स्ट है इसी में माता पिता से सीखता है या दोस्त। अर्जन में मातृभाषा होती है। इसमें स्कूल की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम एवं अर्जन में कुछ भाषा से संबंधित मनोवैज्ञानिक विचार है, जिसमें से पहला है चॉम्स्की का। चॉम्स्की का कहना था कि भाषा अर्जन जन्मजात क्षमता होती है। भाषा अर्जन करने की क्षमता बच्चे में जन्मजात पाई जाती है। दूसरा है पियाजे। पियाजे ने बताया कि भाषा संज्ञानात्मक एवं अंतः विकास से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है पावलोव। पावलोव ने बताया भाषा रटने और नकल करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है वैगोत्स्की। वैगोत्स्की, जहां भी आपका ऑप्शन पूछा जाए वहां आप समाज में आंख बंद करके ऑप्शन सही कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने भी समाज के विषय में बताया है, केवल इसमें थोड़ा सा अंतर है। वैगोत्स्की ने केवल समाज बताया है और अल्बर्ट बंडूरा ने समाज अधिगम के विषय में बताया है। नेक्स्ट लेसन है आपका लेसन 2 में भाषा शिक्षण के सिद्धांत से डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसमें केवल कुछ सिद्धांत मेन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण मतलब होता है बच्चा किसी को देख कर सीखता है। इसमें बच्चा अपने परिवार से देखकर सीखता है, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से और अपने आसपास के समाज को देख करके अनुकरण करके सीखता है। दूसरा है इसी में साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य का सिद्धांत में बताया गया है जब बच्चा छोटा होता है तो उसे किसी भी चीज से अवगत कराना। यदि कोई वस्तु है तो उसके बारे में उसको दिखा करके बताना। उदाहरण हम ले लेते हैं, माना कोई बॉल है और बच्चे को बॉल दिखाया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि ये बॉल है। तीसरा है आपका सहानुभूति का सिद्धांत।
सहानुभूति के सिद्धांत में बताया गया है बच्चे की क्षमता के अनुसार बच्चे का कार्य देखना और कार्य देना। ये भी हम कह सकते हैं कि बच्चे की क्षमता के अनुसार होमवर्क उसको देना। अगला चौथा है आपका नियोजन का सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांत में बताया गया है इसमें टीचर पहले प्लानिंग करेगा, फिर उसके बाद उसका लेसन प्लान बनाएगा, फिर बच्चे को पढ़ाएगा। पांचवा है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास के सिद्धांत में बताया गया है बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने का अवसर दिया जाए, जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके और वह पूर्ण रूप से भाषा सीख सके। अगला है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत का अर्थ है एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक आते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। इसमें टीचर पहले उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन करेगा और फिर उनकी विभिन्नताओं के अनुसार उसे पढ़ाएगा। अगला लेसन है आपका, तीसरा लेसन है आपका भाषा के कार्य एवं विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। इसमें से पहले हम समझेंगे भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ है भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को प्रकट कर सकता है। इसीलिए पशुओं और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य माना गया है। इसमें दूसरा है भाषा के कार्य। भाषा के कार्य में बताया गया है कि इसमें अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। और दूसरे नंबर पे इसी में बताया गया है व्यक्ति इसमें सामाजिक संबंध बनाने में इसमें प्रयोग करता है। तीसरा नंबर बताया गया है व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भाषा के माध्यम से ही होता है। और चौथा है आपका भाषा के प्रयोग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है भाषा के विकास में बोलने की भूमिका। भाषा के विकास में बोलने की भूमिका का पहला है स्टेप है भाषा प्रवाह के स्तर को कुशल बनाती है। सेकंड पॉइंट है इसका बोलने संबंधी झिझक दूर हो जाती है और पढ़ते समय उच्चारण और संप्रेषण का बढ़ावा मिलता है। अगला है भाषा विकास में सुनने की भूमिका। भाषा विकास में सुनने की भूमिका का पहला स्टेप है इसे बोलना सीखता है, शुद्ध उच्चारण करना सीखता है, की वृद्धि होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरों की अभिव्यक्तियों को समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपका चौथा लेसन है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। जैसा कि हमने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि कक्षा 1 से 5 तक के व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती। यदि आप प्राइमरी का फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं उसमें ऑप्शन में व्याकरण शब्द आया है तो उसे हम निगेटिव मानेंगे। लेकिन उच्च स्तर पर 6 to 8 में व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसके कुछ विधियां हैं। पहली विधि है निगमन विधि। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसमें अध्यापक कुछ व्याकरण से संबंधित सूत्र दे देता है और बच्चा इसमें रटकर याद कर लेता है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं या रटने पर बल दिया जाता है इसमें, या अस्थायी होता है, और यह अमूर्त से मूर्त की ओर होता है और कठिन से सरल की ओर इसमें होता है। नेक्स्ट है आगमन विधि। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका ज्ञान स्थायी होता है। इसमें बालक रटने पर बल नहीं दिया जाता है और यह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है और यह सरल से कठिन की ओर होती है। नेक्स्ट है आपका खेल विधि। खेल विधि के माध्यम से बालक को हम लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम आदि चीजों को हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा संसर्गिक विधि। भाषा संसर्गिक विधि में अध्यापक बालक को एक बड़ी ग्रंथ या महत्वपूर्ण पुस्तक दे देता है और उसे पढ़ने पर बल देता है, जिससे बालक के अंदर भाषा का संपूर्ण विकास हो सके और वह उसमें प्रचलित नियमों को जान सके। नेक्स्ट है
प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि आपकी सामने होती है, इसे हम डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत बालक और टीचर दोनों आमने सामने रहकर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में बालक को अधिक से अधिक प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है। इसमें बालक को समान लक्षण वाले कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं और इसमें उनसे निष्कर्ष निकालने व विश्लेषण करने के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट लेसन है 5वां आपका भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालकों का जब प्रवेश हो जाता है तो टीचर के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां सामने आ जाती है। इसमें टीचर को पढ़ाने में मुश्किल होती है। यह संज्ञानात्मक विकास करता है और इसमें शब्दों का समूह अधिक रूप से बढ़ जाता है। विविधता वाली कक्षाओं में भाषा का एक संसाधन के रूप में कार्य करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट लेसन है इसी प्रकार भाषा कौशल। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सुबोपल, सुबोपल। सुख मतलब होता है सुनना, बोक मतलब होता है बोलना, पक मतलब होता है पढ़ना और ली का मतलब होता है लिखना। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा एक क्रम रूप से सीखी जाती है और ये चारों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधी होते हैं। नेक्स्ट लेसन है आपका भाषा का मूल्यांकन। भाषा का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि भाषा का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए। अर्थात सतत का मतलब होता है निरंतर और व्यापक का मतलब होता है उसके संपूर्ण विकास, उसके खेल से, समय से आने से, उसकी पढ़ाई के स्तर से संपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए। और अधिक मूल्यांकन का हमारा वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें मूल्यांकन नाम से एक वीडियो डाला गया है। नेक्स्ट लेसन है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में 3 प्रकार की सामग्रियों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। पहला है दृश्य शिक्षण सामग्री। दृश्य से ही आपको पता चल गया किसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। दृश्य का अर्थ है किसी भी चीज को दिखाकर शिक्षा देना। और दूसरा है श्रव्य शिक्षण सामग्री। श्रव्य का अर्थ है सुनकर शिक्षा देना। इसमें बालक को सुनाकर या ऑडियो चीज चलाकर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है दृश्य एवं श्रव्य शिक्षण सामग्री। तीसरी आपकी सबसे बेस्ट सामग्री मानी जाती है। इसमें बालक को दिखाकर और सुनाकर दोनों प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं, पहला चलचित्र हो गया, दूसरा टेलीविजन हो गया, तीसरा बच्चे को नाटक दिखा करके उस पे हम दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री हम दे सकते हैं। अगला 9वां लेसन है आपका निदानात्मक परीक्षण अथवा उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण में बालक की त्रुटियों का पता लगाया जाता है, बालक की परेशानियों का पता लगाया जाता है और उसकी कमजोरियों का पता लगाया जाता है। फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण में बालक की कमजोरियों या उसके परेशानियों, उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें
और अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।